डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं परसेंटेज पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अभी तक हमने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ पर काम कर लिया है। परसेंटेज पर भी एक वीडियो आपके पास पहुंच गया होगा। अब ये दूसरा है। हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको चाहिए इन प्रश्नों पर अभ्यास करके अपने आप को तैयार रखें। जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, आपके एग्जाम के डेट की घोषणा हो जाएगी, तो तैयारी आपकी ठीक रहेगी, तभी आप अपने आप को प्रिपेयर हो पाएंगे। हम इस बीच में सभी चैप्टर्स के सवालों को लेकर आपके पास आएंगे। आइए पहले सवाल को देखते हैं, क्या है और कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहला सवाल आपके पास है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहेगा? अब सवाल पहले यह महसूस करें, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कर्मचारी में 40% महिला कर्मचारी, मतलब हम यह मान ले कि हमारे पास कुल 100 लोग होंगे कार्यालय में। अगर 100 लोग होंगे तो पुरुष होंगे और महिला होगी, 2 ही लोग हैं। अच्छा, कह रहे हैं महिला कर्मचारी 40 हैं, तो महिलाओं की संख्या 40 हो जाएगी। 100 का 40% 40 होता है, तो 100 में से अगर 40 महिला है तो पुरुष 60 हो जाएंगे। अब इसने कहा 40% महिलाओं ने हमें वोट दिया और 60% पुरुषों ने वोट दिया। अगर 60% पुरुषों ने वोट दिया तो इसका 60% कितना होता है? 36। और इसका 40% कितना होता है? 16। 400 के 16। अब अगर इसे जोड़ा जाए तो इतने वोट हमारे पक्ष में आए। कितने आए? 6 6 12 और 3 1 4 1 5, यानी 100 में से 52 वोट हमें मिला है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पक्ष में 52% वोट पड़ा? हम तो जीत गए, है कि नहीं? देखो कितने आराम से जीत गए। कितना बढ़िया सवाल, छोटा सवाल, और कैसे हल किया गया। देखो, प्रश्न लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको कितना इजी वे में आप लगा पा रहे हैं, कितना नेचुरल वे में लगा पा रहे हो। क्योंकि एग्जाम के अंदर में आपको इतना सोचने का मौका मिलता नहीं, तो आप जितना इजी वे में लगाओगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ, हमसे हो जा रहा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक पा गया। अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक क्या है? ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना चाहिए? अधिकतम अंक को 100x मान लेना चाहिए। अधिकतम को कितना मान लेना चाहिए? 100x। क्या फायदा मिलता है? अभी आपको उसका फायदा दिखेगा। अधिकतम 100x, तो जो न्यूनतम जो विद्यार्थी पाया 30% अंक पाया। अब बताओ 100x का 30%, 30x हो जाएगा कि नहीं? ये 6 नंबर से बच्चा फेल हो रहा। अगर इस बच्चे को 6 नंबर दे दिया जाए तो जस्ट पास हो। और दूसरा वाला बच्चा 40% पाया, यानी 40x पाया, और ये जरूरत से ज्यादा पा गया 6 नंबर, तो यानी इसमें से 6 नंबर ले लिया जाए तब भी ये पास हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों बात बराबर हो चुकी है, क्योंकि दोनों जस्ट पास हो रहे हैं। अब हम इसे पक्षांतर करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। 30x अगर मैं यहां करूं तो यहां बचेगा 10x, और -6 इधर करूं तो इसमें जुड़ करके बनेगा 12। आप बताओ, अगर 10x माने 12 होता है तो 100x माने क्या होता? 120 होता है। आपका उत्तर आ गया। 10x को मतलब 12, तो 100x माने कितना हुआ? 120। यही पूछा गया था कि परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ कितने। कितने आसानी से, कम सोच करके, एकदम इजी वे में लगाने की कोशिश। और ऐसे लगभग 80% सवाल हल हो जाते हैं। 20% सवाल में कुछ कैलकुलेशन होती भी है, लेकिन 80% में अगर आपका अभ्यास हो गया तो कोई खास कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। रमा के बे और बचन में 5:3 का अनुपात है।
उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। तो हम तीनों वैल्यू रख ले यहां पे, यहां रख दें आय, यहां लिख दें व्यय, यहां लिख दें बचत। 5 और 3 का अनुपात है, तो 5 और 3 है, परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज मात्रा से कोई मतलब है नहीं। तो आइए 50 और इसको 30 मान लो ये 50 या 500 मान लो, क्या फर्क पड़ता है। फायदा ये होता है 300 कर दिया तो इसको भी 500 कर लो, फायदे वाली बात। 5-3 का रेशियो है, मैंने मान लिया 500 खर्चा करता है 300 बचाता। इसका सीधा सा मतलब है कि वो 800 कमाता रहा होगा, और क्या 800 कमाएगा उसमें 500 खर्चा करेगा और 300 बचा लेगा। केवल 5-8 पर किया जा सकता, 5-3 पर भी किया जा सकता था, लेकिन जब 100 आप ले लेते हो तो परसेंटेज आपके मौखिक निकलने लगते हैं। अब जैसे उसकी आय 12% बढ़ गई तो 12×8 96 बढ़ गई। इसका मतलब हुआ कि 896 हो गई। बोलो, उसकी नई इनकम ये है। अब करें बे 15% बढ़ गया, 15×5 = 75, यानी अब ये 575 खर्चा कर रहा है। आप खुद सोचो, कमाता इतना, खर्चा इतना करता, बचाता कितना होगा, घटा दो। तो 6 में से 5 घटाओ 1, 9 में से 7 घटाओ 2, और 8 में से 5 घटाओ 3। पहले वो 300 खर्च बचाता था, अब वो 321 बचाने लगा। कितना परसेंट ज्यादा बचाने लगा, 21 बचाने लगा ज्यादा। 21/300 और गुणा 100, यही इतना करना पड़ेगा। 2 शून्य यहां से कट जाएगा, 3×7 = 21। आपका उत्तर हो गया कि उसकी बचत 7% बढ़ जाएगी। आप सवाल देखो, लगाने का तरीका देखो, बहुत हौच पौच नहीं, बहुत घबराहट नहीं, बहुत चिल्लाना नहीं। जब कोई कार्य प्यार से हो सकता है, चिल्लाने की क्या जरूरत है। आइए अब ये देखिए, ये हमारी कोचिंग का ये सिस्टम है कि इस 2 त्योहार के अवसर पर, ईद और रामनवमी के अवसर पर 10 अप्रैल से हमारे यहाँ बैच शुरू हुआ और फीस में भारी कटौती की गई। ये भारी कटौती लागू रहेगी अभी 17 तक। इसका लाभ उठाएं और शामिल हो हमारी क्लास में। आमने सामने बैठकर पढ़ाई का अलग ही मतलब है, क्योंकि वहां पे आप अपनी बातें हमसे अच्छे से पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, एक लड़के को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने को कहा गया। उसने प्रश्न को गलत पढ़ दिया और 5.5% निकाल दिया, तो उसका उत्तर 220 आ गया। कह रहे सही उत्तर क्या। मतलब यह हुआ किसी संख्या का 5.5% 220 होता होगा, तो उसी संख्या का मुझे 3.5% निकालना। और देखा जाए कौन सी संख्या थी नहीं मालूम, मान लो x रही हूं। x का 5.5%, 5.5% क्या होता है, 5.5। बोलो, इसका 5.5% कितना है, 220 है। तो बताओ x बराबर क्या, 220 गुणा 100/5.5। अगर हम एक जीरो बढ़ा दे तो 10 मिल जाएगा। 11×5 = 55, 11×2 = 22 और 5 चौक के 20। 1000 का 4 से गुणा करोगे तो ये पता चल गया वो वैल्यू कितनी थी, 4000, जिस संख्या का परसेंट निकालना था। अब इस संख्या का 3.5% निकाल, सही उत्तर मिल जाएगा। अगर इसका 3.5% निकालना हो ऐसे निकालोगे आप, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ इसमें 40 का गुणा करें, पहले जीरो हटा दे, 10 गायब हो जाएगा। अब 4×5 = 20 और 4×6 = 12, 2 14। अगर वो सही सही निकाला होता तो उसे 140 मिला होता। देखो बात क्लियर हो रही। पहले मैंने वैल्यू निकाल लिया 4000 और फिर 4000 का 3.5% निकाल दिया, बहुत आराम से निकल गए, कुछ करना नहीं था। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी और उसका व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई और व्यय भी 7% बढ़ गया। उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि हो गई। देखो ऐसे सवाल को कैसे लगाते अभी हम लोगों ने देखा था। हमने लिखा आय, यहां लिख दिया व्यय, यहां लिख दिया बचत।
13,500 आई थी, 9,000 रुपया उसका व्यय था, निश्चित रूप से 4,500 बचाता रहा होगा। सही बात। अब करें उसकी आय बढ़ गई 14%। भाई 14% आय बढ़ गई, आओ देखा जाए कितना बढ़ गई हो गई। 14×5 = 70, 7, 14×3 = 42 और 7 = 49, 4, 14×14 = 18, यानी उसकी आय 1890 बढ़ गई। अगर 1890 उसकी आय बढ़ गई तो कितनी हो गई होगी इस समय? 0, 9, 8, 5, 13, 3, 1, 4, 1, 5, 15,390 हो गई। अब कह रहे हैं उसका व्यय 7% बढ़ गया, तो 9 7 63, 630 बढ़ गया, तो ये हो गया होगा 9,630 बढ़ गए। अब हो गया। आप खुद सोचो, कमाता इतना, खर्चा इतना करता, बचाता क्या होगा? घटाओ। 0 में से 0 घटाए 0, 9 में से 3 घटाए 6, 13 में से 6 घटाओ 7 और 14 में से 9 घटाओ 5। जो पहले वो 4500 बचाता था, अब 5760 बचा रहा है, यानी कितना ज्यादा बचा रहा? 1260। 1260 ज्यादा बचा रहा है। कै % बचा रहा? अब हम लिखेंगे 1260 गुणा 100 बटा 4500। अब देखो ये तो गया, अब ये 9 से भी कट रहा है। 9 × 5 = 45, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 × 8 = 40, यानी 28% उसका बचत बढ़ गया। कितना बढ़ा? 28% बढ़ गया। हमने क्या किया? सारी गिनतियों को बहुत आराम से लिखा और बहुत आराम से उत्तर आपके पास पहुंच गया। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई तथा वह अपने व्यय में भी 10% वृद्धि कर लिया, उसकी बचत में कितना % वृद्धि हो गई? देखो, आय है, ये व्यय है, ये बचत। आय 100 रुपया थी तो आय व्यय किया कितना? 75 रुपया और बचाया कितना? 25 रुपया। उसकी आय 20% बढ़ गई, कितना हो गई होगी? 120। और व्यय में 10% वृद्धि कर दिया। 10%, 75 का 10% कितना होता? 7.5 रुपया बढ़ा दिया। 7.5 बढ़ाओ तो 82.5 हो गई। अब बताओ, कमाता 120 है और खर्चा करता 82.5, तो बचाता कितना होगा? आओ घटाते हैं। तो यहां पर 0.0 कर लो, 10 में से 5 घटाओ 5 और यहां 9 में से 2 घटाओ 7 और यहां बचेगा 11 में से 8 घटाओ 3। जो पहले वो 25 बचाता था, अब 37.5 बचाने लगा, यानी 12.5 रुपये ज्यादा बचाने लगा। कै % ज्यादा बचा रहा है? 12.5 बटा 25 गुणा 100। आप जानते हो 12.5 दूना 25 होता है और 2 से काटेंगे तो 50%। उसकी बचत कितना % बढ़ गई? 50% बढ़ गई। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला सवाल आपके पास है, ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, ए बी से कितना % बड़ा है? अच्छा, पहले आप तीनों को लिख लें। कह रहे ए जो है सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25%, तो सी को ही 100 मान लो आप, क्योंकि जो है सब इसी से बड़े हैं। तो अगर इससे ए 50% बड़ा है, 150 होगा, और बी इससे 25% बड़ा है तो 125 होगा। अब कह रहे हैं ए जो है बी से कितना % बड़ा है? तो भाई बी से ये 25 बड़ा है। बोलो बड़ा है 25, अब बटा 125 किससे बड़ा है? एक बी से, अब गुणा 100। तो 25 25 125 और 5 से काटोगे तो आपका उत्तर आ गया 20%, यानी ए की जो वैल्यू है वो बी से 20% ज्यादा है। देखो कितने आसानी से, सवाल छोटे जरूर हैं लेकिन इसको लगाने के लिए कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से लगाएंगे, हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए बी को एक वस्तु 20% पर लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार
सी ए की तुलना में कितने % ज्यादा भुगतान करता है? देखो भाई, ए है, बी है और सी है। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। मान लो 100 रुपए का सामान है और 20% लाभ पर 120 को बेच दिया, और बी से सी को 10% लाभ पर बेचा। बताओ इसका 10% कितना होता है? 12 रुपये। 12 रुपये ज्यादा लेकर बेचेगा, 132 का बेचेगा। अब क्या कह रहे, सी ए की तुलना में कितने % ज्यादा भुगतान कर रहा है? देखो इसकी तुलना में अगर आप देखा जाए तो 32% उसने ज्यादा भुगतान किया। कितना किया? 32%। आपने क्या किया? सीधे केवल वैल्यू लिखा, आपका उत्तर आ। सवाल को अगर आप सही ढंग से शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, सवालों को लोग ऐसे करते कि जैसे उसमें तिकड़म बाइस करने लगते, तमाम दिमाग लगाने लगते हैं, सवाल भारी हो जाता है। और देखो अगला सवाल क्या है। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। बड़ी संख्या को कितने % कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? देखो आओ देखा जाए। पहले 20% बढ़ाया, मान लो कोई चीज 100 रही होगी, पहले 20% बढ़ाया 120/100, फिर 20% बढ़ाया फिर 120/100। अब ये हो कितना गई, जरा काट के देखो। अब ये हो गई 144। अब कह रहे कितना % कम कर दें कि पुनः उस प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? तो भाई 44 कम करना पड़ेगा। किसमें? 144 में। 44 कम करना पड़ेगा 144 में, और कई % निकालना है तो गुणा 100। अब काटो, 4 से कट रहा है ये 11, और 4 तिहाई 12, 4 छक्के 24, फिर 4 से कट रहा है 4 9 36, और 4 से काटो 25, गुणा करो 11 5 55, 5 11 22 5 27, और बटा 9, 9 3 27, 30 सही 5/9%। कितना आया? 30 सही 5/9%। उसे कम करना पड़ेगा, तब वो अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएगा। एकदम 0 से काम शुरू करेंगे, आसानी से हो जाएगा। यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x से कितने % अधिक है? देखो ये x है, ये y है। कह रहे x का मान y से 25% कम है, मतलब ये 100 है तो ये 75 है। अब कह रहे ये वैल्यू इससे कितना % ज्यादा है? भाई 25 ज्यादा है। किससे? 75 गुणा 100। 25 3 75, इसको काटोगे 33 सही 1/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% अधिक है। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल को उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितने घटानी होगी? अच्छा सोचो आप, कोई चीज 100 था, उसे बढ़ा के 130 कर दिया। कह रहा कितना कम करें कि वापस आ जाए? भाई 30 कम कर दो। किसमें से? 130 में से, गुणा 100। तो ये तो कट ही गया, ये हुआ 300/13। 13 दूना 26, 4 बचेगा 40, 13 तिया 39, 1 बचेगा 23। 23 सही 1/13, 23 सही 1/13% से कम करना पड़ेगा, तब वह अपने पुराने अवस्था में आ पाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखा जाए। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % ज्यादा है? देखो 33 सही 1/3% कम है, यानी 1/3 कम। मतलब कैसे कहा जाए इसको? अगर मान लो बी की वैल्यू 300 है तो इसकी वैल्यू 200 है, ये ना हुआ भाई? 1/3 कम, 33 सही 1/3% माने 1/3 होता, 1/3 कम है तो 300 का 1/3 100 कम है, यानी इतना। फिर कह रहे हैं बी का वेतन ए से कितना % अधिक है? भाई इससे तो 100 ज्यादा है, और किससे? 200 गुणा 100। तो ये तो यहीं से गया, इससे 2 से काटोगे तो आ जाएगा 50। कितना % ज्यादा भाई? 50% ज्यादा। बस हो गया। आइए अगले सवाल पर काम करें। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके 8 छक्के शामिल थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने % रन
विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। देखो 3 चौका लगाया यानी 3 गुणा 4 12 रन बनाए, और 8 छक्के लगाए यानी 8 छक्के 48 रन बनाए, यानी कुल मिलाकर के उसने 60 रन तो खड़े खड़े बना लिए। बनाना कुल 110 था, यानी 50 रन उसने दौड़कर बनाए। तो कई परसेंट दौड़ के बनाए? 50 रन दौड़कर बनाए और कुल 110 है, और गुणा 100। एक जीरो तो यहीं तक गया। अब आया 500/11। 500/11 काटोगे, 11 चौके 44, 6 बचेगा 60, 11 पचे 55, 5/11। 45 सही 5/11% रनों को वह दौड़ करके बनाता, जाता है आता है जाता है आता है और बना लेता है। अगला प्रश्न देखें। किसी आयत की लंबाई 25 फुट बढ़ जाए और चौड़ाई 20 फुट घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा? देखो, मान लो कोई चीज 100 रहा होगा, वो 25 फुट बढ़ जाए 125/100, फिर 20 फुट घट जाए यानी 80/100। और देखो क्या होता है, ये 100 यहां से कट गया और 25 25 125, 25 चौके 100, और 4 से काटो 4 दूनी 8 और 20 25 100। क्या फर्क पड़ गया? अपरिवर्तित रहा भाई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 100 था और 100 ही रह गया, कोई बदलाव नहीं हुआ। तब हम कहेंगे अपरिवर्तित रहा, नो चेंज, नो चेंज रहा। 25 रन बढ़ा के अगर घटा दोगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये है हमारे कोचिंग का सिस्टम। जो फीस पहले 8,250 हुआ करती थी, वो इन त्योहार के अवसर पर 4600 कर दी गई। त्योहार के लिए कुछ बच्चों को छूट देना जरूरी होता है, इसी मौके पर वो कम से कम कुछ सुविधाओं का लाभ उठा ले। ये लाभ हमारी संस्था की तरफ से दिया जा रहा। एसएससी के लिए 5100 फीस चल रही है और यूपीपी के लिए 39। ये बहुत सीमित समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। तो आप इसका लाभ उठाएं और संस्था में शामिल हों। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि हो जाएगी? देखो भाई, आयतन माने होता 3D, यानी 3 बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मान लो कोई चीज पहले 100 थी, अब वो 150/100 होगी, अब फिर 150/100 होगी, अब फिर 150/100 होगी, यानी 3 बार होनी चाहिए क्योंकि 3D है। अब चलो काटते हैं, दोनों जीरो से फिर इसको काटते हैं, फिर एक जीरो से भी काटते हैं, 5 से मान लो और कट जाएगा, ना काटो। 15 का क्यूब होता है 33 75, और 10 से भाग देंगे यहां पहुंच जाएगा। अब आप बताओ, अरे आयतन में कितने % वृद्धि हो जाएगी? आप ही बताओ। कोई चीज 100 था, अब 333 हो गया, तो वृद्धि कितना हुई है? इसमें 100 घटाओ, ये हो जाएगा 237.5। कितना बढ़ जाएगा? 237.5% वृद्धि हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते। किसी वस्तु के भाव में 25% कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% वृद्धि हो गई, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि क्या हो जाएगी? देखो, कोई चीज 100 थी, अब उसके भाव में 25% कमी हो गई यानी 75/100 हो गई, और उसकी बिक्री 30% बढ़ गई अर्थात 130/100 हो गई। ये इतना बढ़िया तरीका है कि मैक्सिमम सवालों में कुछ करना ही नहीं पड़ता, सीधे उत्तर आता है। सीधे काटो भैया, 25 3 75, 25 चौके 100। अब बहुत करेंगे, 2 से और काट सकते हैं, तो 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, तो 3 पचे 15 और 3 छक्के 18 1 19। 2 से काटो, 2 9 18, फिर 2 7 14, 2 पचे 10, 97.5 बचा। कोई चीज 100 था, अब 97.5 हो गया, अर्थात 2.5% की कमी आ गई उसके अंदर। बोलो आगे कि नहीं? कोई चीज 100 था और अब 97.5 हो गया, तो क्या हुआ? 2.5% की कमी आ गई उसके अंदर। आइए अगला प्रश्न देखें। एक संख्या में 25% वृद्धि कर दिया गया और फिर उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दिया गया, तो अंतिम % वृद्धि क्या होगी? अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, भाई 25 बढ़ाया 25 घटाया क्या फर्क पड़ा, लेकिन फर्क पड़ा, कमी हो गई। कितना हो गई? आओ देखें। जैसे कोई चीज 100 था, 25 बढ़ाया 125/100 और 25 घटाया 75/100। काट कर देखो, 25 25 125, 25 चौके 100, 5 बचे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37 और बटा 4। काटो,
4 9 36, फिर 4 3 12 और 3/4। बताओ 100 था पहले, अब 93 सही 3/4 हो गया, यानी 6.14% की कमी। 6 सही 1/4% की कमी आ गई। कोई चीज 100 था, अब इतना बचा, कितना कम हो गया? 6 सही 1/4% की कमी आ गई। अगला प्रश्न देखें। लिखा एक प्रेक्षागृह में सीटों की संख्या 25% बढ़ गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% वृद्धि हो गई। अब आय में क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई दोनों बढ़ा, फर्क तो पड़ेगा। मान लो कोई चीज 100 थी पहले, 25% वृद्धि हो गई 125/100, फिर 12% वृद्धि हो गई 112/100। चलो काटते हैं, ये तो गया 25 25 125 25 चौक 100 और 4 से इसको काट, 4 दुनिया 4 8 32, 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14। बताओ कोई चीज 100 था, अब 140 हो गया, आप क्या मानते हैं? 40% वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई? ये देखिए कितने आसानी से इन प्रश्नों को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 है तो 2 वर्ष के बाद उस मशीन का मूल्य क्या हो जाए? मान लो जब मशीन का मूल्य 50,000 है और 10% कमी हो रही है, यानी 90/100 हर साल हो रहा। बोलो, हर साल हो रहा, तो 4 जीरो तो ऐसे ही चला गया। अब ये हो गया 5 गुणा 8100, 0 0 5 के 5 5 8 40, क्या बचा भैया? 40,500 उस मशीन का मूल्य बचा हो। जिस मशीन का मूल्य पहले 50,000 हुआ करता था, अब वो मशीन घट करके 40,500 की हो गई। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया और 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया, तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या है? अच्छा सोचो, 72% लोगों ने जीव विज्ञान लिया और 44% ने गणित लिया, कितने हो गए भाई? 116। जब हम जानते हैं परसेंटेज केवल 100 होता है, तो 116 क्यों आया? जाहिर सी बात है 16% लोगों ने दोनों विषय लिया और उन्होंने कहा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया, यानी अगर मान लो संख्या x हो तो उसके 16% ने दोनों विषय लिया और इन्होंने कहा 40 लोगों ने दोनों विषय लिया, तो x बराबर क्या हुआ? काट सकते हो, 40 गुणा 100 और बटा 16, 8 दूना 16, 8 पचे 40 और 2 से आप काटोगे 50, 50 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 250। यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी रही होगी? 250 रही होगी। 250 बच्चे थे और उनके बीच यह खेल हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो इस समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो देखो, जो 27% कुछ नहीं बोल सकते, पहले उनको हटा ही दो। 100 में से 27 निकाल दो भाई, कितना हो जाएगा? 10 में 7 गया 3 और 9 में से 2 गया 7, यानी केवल 73% लोग हैं जो कुछ बोल सकते हैं। अब कह रहे 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं, तो कितना हो गए भाई? 5 और 7 6 13, 135% आ गए। जबकि हम जानते हैं केवल 73% कुछ लोग बोल सकते हैं, तो भैया घटा दो इसमें से 73, कितना आया? 5 में से 3 घटाओ 2 और 13 में से 7 घटाओ 6। बहुत लोग हैं भाई, 62% ऐसे हैं, 62% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। हमने क्या किया? पहले तो उन 27 को निकाल दिया जो कुछ नहीं बोल पा रहे, उसके बाद इन सबको जोड़ा, 135 आया, जबकि होना चाहिए था 73। तो जितना डिफरेंस आया वही लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हो, 70% इन दोनों विषयों में फेल हो गए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? बताओ, 52% हिंदी में फेल हुए। फेलुओं का डायग्राम बना लेते हैं। इस सवाल को ऐसे लगाना ज्यादा अच्छा है। कह रहे 70% दोनों विषयों में फेल हुए, फिर कह रहे 52% हिंदी में फेल हुए। मैंने इस सर्किल में हिंदी लिखना है। मान लो यहां हिंदी लिखना है और यहां इंग्लिश लिखना है,
तो 52 में से 17 घटा दो, पहले काम। 12 में से 7 गया 5, 4 में से 1 गया 3, यानी यहां 35 लिखा जाएगा। ऐसे ही यहां 42 था, तो 42 में से भी आप 17 घटाओगे, तो 12 में से 7 घटाओ 5, 3 में से 1 गया 2, यहां 25 लिखा जाएगा। ये सारे बच्चे फेल हुए, फेलुओं का डायग्राम। तो इन सबको जोड़ो और 100 में से घटा दो, बाकी वही बच्चे पास हो जाएंगे। और जोड़ा जाए 5 5 10 7 17 हासिल 1, 3 1 4 3 7, 77% बच्चे फेल हो गए। अच्छा बताओ, अगर किसी परीक्षा में 77% बच्चे फेल हो गए तो कितना पास हुए होंगे? 23% बच्चे उस परीक्षा में पास हुए। बहुत जबरदस्त परीक्षा रही होगी है। 77% फेल हो जाना मतलब बहुत ज्यादा फेल हो गए। आओ देखा जाए, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। तो यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए तो इन विद्यार्थियों की संख्या कितनी? अब देखो क्या हुआ, जरा सोचो। यहां पे मैं अगर लिख दूं पास और यहां लिख दूं फेल, यहां लिख दूं विषय अंग्रेजी, और यहां पे कौन सा है? गणित। आपको सोचना पड़ेगा, अगर गणित में, अगर अंग्रेजी में 70% पास हुए, इसका मतलब 30% फेल हुए, और 80% गणित में पास हुए, इसका मतलब 20% फेल हुए, और कह रहे हैं 10% दोनों में फेल हुए। भाई अब एक सर्कल बना लो आप, ऐसे 2 सर्कल। हम जानते हैं दोनों विषयों में 10 फेल हुए, हाँ लिखा। अब बताओ, अगर हम इंग्लिश की बात करें और ये मैथ की बात करें, तो इस सर्कल में 30 होना चाहिए, तब 10 हो चुका है, 20 लिखा जाए। इस सर्कल में 20 होना चाहिए, 10 हो चुका है, 10 हो जाएगा। यानी ये सारे बच्चे फेल हुए। 20 10 30 10 40, यानी उस परीक्षा में 40% बच्चे फेल हो गए। अगर उस परीक्षा में 40% बच्चे फेल हो गए, इसका मतलब 60% बच्चे पास हो गए, और उनकी संख्या दी है 144। तो मान लो कुल बच्चे x रहे होंगे और उसका 60% फेल हुए हैं, और तब उनकी संख्या है 144। तो भाई x बराबर क्या हुआ? 144 गुणा 100 और बटा 60 हुआ। काट सकते हो, 20 20 25 100, 20 3 60, 3 से काटो, 3 चौक के 12 और 3 अट्ठे 24, गुणा करो, 5 अट्ठे 40, 4 5 चौक 20 4 24, यानी उस परीक्षा में कुल 240 बच्चे रहे होंगे जिनकी परीक्षा की चर्चा हो रही है। बहुत जबरदस्त सवाल है, एकदम आसान नहीं है, इसको थोड़ा सा सोचोगे तब लगा पाओगे। बहुत बढ़िया सवाल। हमने कहा था आपको हर तरह के सवालों से परिचय कराऊंगा, तो बहुत छोटे सवाल देख के घबराना मत, हम हर तरह के सवाल लेकर आपके पास आएंगे। आइए अगला प्रश्न आपके पास है। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले, उनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 92-61 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? भाई कुल मतदाताओं की संख्या x रही होगी, उसमें से 75% लोगों ने वोट डाला, और जिसमें से 2% खराब हो गया, अर्थात 98% वोट सही रहा होगा। अब इसमें से भी ये जो बंदा है वो पाया कितना? 75% पाया, और सही वोट का 75% पाया, और हमारे हिसाब से ये पाया है 92-61। इसको हल कर दीजिए, आपको पता चल चुका होगा कि x बराबर क्या है। तो थोड़ा सा छोटा यहां कर सकते हैं आप, ये 3 हो जाएगा, ये 4, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4, और ये बहुत करोगे तो ये 49 हो जाएगा, ये 50। बस और कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे, वहां ले चलो सबको। x बराबर क्या? 92-61 गुणा 4 गुणा 50 गुणा 4, और नीचे कितना आएगा? 3 गुणा 3 9 गुणा 49। निश्चित रूप से इसे कटना है, चलो पहले 9 से काटते हैं। 9 1 के 9 0, 9 दूनी 18, अब क्या बचेगा? 8 81 9 9 81, अभी 49 से कटेगा। 49 दूना 98, देखो कट गया 49, 49 दूना 98, 49 1 49, 21 आया। 4 चौक 16 85 800, यानी 21 गुणा 800 आया। 21 अट्ठे 168 होता है, यानी कुल कितने लोग रहे होंगे? 16,800। टोटल कितने रहे होंगे? 16,800 रहे होंगे। इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए, जबरदस्त है।
लगाओगे आनंद ही आनंद है। अगला प्रश्न आपके सामने है ये, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। अच्छा, और 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। विचार करो, 100x टोटल वोट रहा होगा, इसमें से 8% ने वोट डाला ही नहीं, अर्थात 92x लोगों ने वोट डाला। जीतने वाला जो था वो सूची मतों का, कुल मतों का 48% पाया। इसका 48% कितना होता है? 48 से हम जानते हैं कि जो वोट पड़े तो इतना ही तो है, और एक आदमी इतना पाया। अब इसमें से उसको घटाओ तब हारने वाले पता चल पाएगा। तो 12 में से 8 घटाओ 4, और 8 में से 4 घटाओ 4, यानी हारने वाला 44 से पाया। इन दोनों का अंतर हमारे हिसाब से ये है। अब वो कह रहे हैं इनका अंतर है 1100। बताओ, 4x बराबर 1100, हमको बताना क्या है, दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला। अच्छा, चुनाव में कुल मत कितना था? कुल मत तो ये था भाई 100x, तो 1x की वैल्यू पता चल चुकी है। कितनी है? 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 30, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 1x की वैल्यू आ गई। अब बताओ 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27,500। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इतने बढ़िया बढ़िया सवालों के जवाब हुए। अब मैंने कहा था कि आपको हर तरह के सवालों से परिचय कराऊंगा, छोटे सवाल भी मिलेंगे, बड़े सवाल भी मिलेंगे, आप बस अध्ययन करो हमारे साथ, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।